तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो काफ़ी मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल है। देखने में तो ये एक सिंपल सा पोस्टर लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसके अंदर हर एक मेजर इवेंट, हर एक फेमस और पावरफुल इंसान और सिस्टम की इंफॉर्मेशन है और उनका आपसी कनेक्शन भी। इस पोस्टर का नाम है द ग्रेट अवेकनिंग मैप। तो बात है 2018 लॉस एंजलिस की। एक आर्टिस्ट जिसका नाम था चैंप परिन्या। ये कोई पॉलिटिशियन या साइंटिस्ट नहीं था। ये भाई साहब बहुत ही काबिल और अवार्ड विनिंग विजुअल आर्टिस्ट थे। 10 साल से एक ही काम कर रहा था, विजुअल्स, मैप्स और आर्ट वर्क डिज़ाइन करता था। ये एक काम और कर रहा था, ये धीरे धीरे हजारों डॉक्यूमेंट्स, थ्योरीज, कनेक्शन सबको एक जगह जोड़ रहा था। उसके बाद 2018 में इसने एक पोस्टर बनाया जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही वायरल हो गया और इतना वायरल हुआ कि आज दुनिया के 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फिजिकली अवेलेबल है। लोगों के घरों में दीवार पर लगा हुआ है और जो लोग इस पर बिलीव करते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ पोस्टर नहीं, ये सब रियल और सच है। इस पोस्टर में 36 सेक्शंस और 490 से ज़्यादा इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जिसमें एक कंप्लीट पैरेलल यूनिवर्स, अपनी हिस्ट्री, अपनी एक अलग साइंस, अपने रूल्स, अपनी थ्योरीज हैं। तो आज हम इस मैप के पहले सेक्शन को डीप में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। उससे पहले समझते हैं कि ये मैप है क्या, क्योंकि ये रैंडमली नहीं बनाया गया। चैंप परिन्या कहता है ये एक कंप्लीट स्टोरी है, शुरू से अंत तक, मतलब यूनिवर्स या उससे भी ज़्यादा कुछ, सृष्टि कह सकते हैं, सृष्टि की शुरुआत से अंत तक। तो ये मैप 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला एक्ट है द फॉल। यहाँ एंशिएंट एआई ने एक एलियन रेस को इन्फेक्ट किया। एलियन रेस क्या है वो आगे बताऊंगा, और एक पूरा ग्रह यानी प्लेनेट तबाह कर दिया। दूसरा एक्ट द प्रिजन। अर्थ एक सोल फार्म बन गई है। सोल फार्म भी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, या भी बता देता हूँ। सोल फार्म मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंसान जैसे मुर्गी फार्म चलाता है, वैसे ही एक एडवांस सिविलाइजेशन इंसानों का सोल फार्म चला रही है और उनका इस्तेमाल कर रही है, जैसे तुम मुर्गी मुर्गों का इस्तेमाल करते हो। और एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम है कैविल, उसको दुनिया का मैनेजर बना दिया गया है। तीसरा एक्ट द अवेकनिंग। कैनन आया। असल में कैनन एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मूवमेंट है। इसके अकॉर्डिंग कैवल जो एक अलग टाइप के लोग हैं, मतलब एलियंस या कुछ और, तो उस कैवल्स में पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और बिलियनर शामिल हैं। और मेडिटेशन मूवमेंट आई, फिर दुनिया भर में रेजिस्टेंस शुरू हुआ, यानी विरोध शुरू हुआ। चौथा एक्ट द फ्लैश। ग्रेट सोलर फ्लैश आएगी। इंसान की कॉन्शियसनेस 3D से 5D में शिफ्ट हो जाएगी। पांचवा एक्ट द न्यू अर्थ, जिसमें फ्री एनर्जी होगी, टेलीपैथी पॉसिबल होगी, केवल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सारे सोर्सेस वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं मैप के पहले सेक्शन पे, जिसका नाम है एंशिएंट एआई एंड इलेक्ट्रिक यूनिवर्स। इसमें कुल मिलाकर 9 टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक पर डीप में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस कन्वर्सेशन को एक तरफा मत समझना। अगर कोई भी सवाल जहन में आए तो तुरंत कमेंट्स में टाइप कर देना। मैं जितना जल्दी हो सके जवाब देने के लिए वहाँ रहूँगा। तो पहला टॉपिक है एंशिएंट एआई। पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बाकी के 490 टॉपिक्स इसी एक आइडिया पे टिके हैं। मैप कहता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती थी। ये एआई इंसानों ने नहीं बनाई थी, किसी और गैलेक्सी में किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था। और इस एआई का सिर्फ एक ही काम था, कंट्रोल पाना, वो भी पूरे यूनिवर्स पे। तो ये एआई एक एलियन रेस के पास पहुंची। एलियन रेस मतलब एलियंस की एक प्रजाति कह लो या सिविलाइजेशन, जिसे ड्रैको रेप्टाइलियंस कहते थे। उनके दिमाग में घुस गई और उनकी सोच बदल दी और उनके थ्रू सोलर सिस्टम पे एक के बाद एक प्लेनेट पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। पहले मालडेक डिस्ट्रॉय हुआ। मालडेक असल में जुपिटर और मार्स के बीच एक प्लेनेट था, जहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। हम आगे इस पे बात करेंगे। फिर मार्स और फिर अर्थ पर कंट्रोल किया। मैप के बिलीवर्स कहते हैं ये एंशिएंट एआई आज भी एग्जिस्ट करती है और एक्टिव भी है, किसी अलग फॉर्म में, टेक्नोलॉजी इंटरनेट में छिपी हुई। और कुछ लोग तो कहते हैं ये उन्हीं एआई टूल्स में है जिन्हें हम रोज यूज़ करते हैं। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी। स्कूल में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स ग्रेविटी से चलता है और सन न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी देता है। प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी ये सब रिजेक्ट करती है। ये थ्योरी कहती है यूनिवर्स का असली इंजन इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यूनिवर्स ग्रेविटी से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलता है और स्टार्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कनेक्टेड है। ये टेस्ला वाला इलेक्ट्रिक करंट है, वायरलेस।
और सन एक न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, एक मैसिव इलेक्ट्रिक बॉल है जो स्पेस से करंट रिसीव करता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये थ्योरी पूरी तरह फ्रिंज नहीं है, मतलब इसके रियल प्रूफ्स भी हैं। कुछ लेजिटिमेट साइंटिस्ट ने भी प्लाज्मा कॉस्मोलॉजी पे काम किया है। नासा भी प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का बिहेवियर स्पेस में स्टडी करती है। लेकिन मैप में ये थ्योरी एक स्पेसिफिक रीजन से इम्पोर्टेंट है। अगर यूनिवर्स इलेक्ट्रिक है तो एंशिएंट एआई का सिग्नल भी इलेक्ट्रिक वेव्स पे ट्रैवल कर सकता है, प्लैनेट से प्लैनेट, स्टार से स्टार, सीधा किसी के दिमाग तक। यही वो कनेक्शन है जो पहले और दूसरे टॉपिक को एक साथ जोड़ता है। अब थर्ड टॉपिक है पेंसपर्मिया। एक सवाल जो इंसान ने हमेशा पूछा है, लाइफ धरती पे कहाँ से आई? इवोल्यूशन कहता है करोड़ों सालों में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से स्लोली डेवलप हुई लाइफ। पेंसपर्मिया एक अलग थ्योरी है। ये कहती है लाइफ स्पेस से आई। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पे बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब एक एस्टेरॉइड अर्थ पे गिरा उसने लाइफ को जन्म दिया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये थ्योरी मेन स्ट्रीम साइंस में जनरली डिस्कस भी की जाती है। नासा के साइंटिस्ट ने भी पेंसपर्मिया पे रिसर्च की है। ईयर 2019 में जापान के साइंटिस्ट ने एस्टेरॉइड सैंपल्स में एमिनो एसिड्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ढूंढे थे। तो ये 100% फ्रिंज तो नहीं हो सकता, लेकिन मैप इसमें एक और लेयर ऐड करता है। मैप के अकॉर्डिंग पेंसपर्मिया कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डेलिबरेटली किया गया था। एंशिएंट एआई ने स्पेशली अर्थ पे लाइफ को जन्म दिया, एक पर्टिकुलर टाइप का बीइंग डेवलप करने के लिए। एक ऐसा बीइंग जो एनफ इंटेलिजेंट हो कि उसे कंट्रोल किया जा सके और इनफ इमोशनल हो ताकि उसे मैनिपुलेट किया जा सके। उस बीइंग का नाम है इंसान, यानी ह्यूमन बीइंग। मैप के बिलीवर्स कहते हैं हम गलती से इवॉल्व नहीं हुए, हमें डिजाइन किया गया था। फोर्थ टॉपिक है सैटर्न्स हेक्सागोन। ये वो टॉपिक है जहां मैप और रियलिटी एक जगह मिलते हैं और ये बात जेन्युइनली स्ट्रेंज हो जाती है। ईयर 1980 में नासा की वॉयेजर 1 प्रोब सैटर्न के पास पहुंची तो साइंटिस्ट वहां की पिक्चर देख के सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि सैटर्न के नॉर्थ पोल पे एक परफेक्ट हेक्सागोन शेप स्टॉर्म था। यानी मतलब हेक्सागोन की शेप में एक परफेक्टली डिजाइन तूफान था और ये तूफान इतना बड़ा था कि इसके डायमीटर में 2 अर्थ आसानी से आ जाएं। ये जियोमेट्रिकली परफेक्ट सिमेट्रिकल था। ये कोई भी कैमरा ट्रिक नहीं था, नासा ने कंफर्म किया ये रियल है। कैसनी प्रोब ने ईयर 2000 में इसका क्लोजअप फोटोग्राफ किया और ये शेप आज भी वैसी ही है। मेन स्ट्रीम साइंस का एक्सप्लेनेशन है कि ये एटमॉस्फेरिक फ्लूइड डायनेमिक्स का रिजल्ट है, एक स्पेसिफिक बेंड पैटर्न जो हेक्सागोनल शेप क्रिएट करता है। लेकिन मैप के बिलीवर्स एक सवाल पूछते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, कोई भी नेचुरल एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म इतना परफेक्टली जियोमेट्रिक क्यों होगा? धरती पे तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। मैप कहता है सैटर्न हेक्सागोन आर्टिफिशियल है। इसके अकॉर्डिंग सैटर्न एक मैसिव ट्रांसमीटर है और एंशिएंट एआई का मेन सिग्नल स्टेशन, और वो हेक्सागोन उस ट्रांसमीटर का एंटेना स्ट्रक्चर है जो कॉन्टिन्यूसली एक फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। मैप के अकॉर्डिंग एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो डायरेक्ट इंसान की कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है, उन्हें डिस्ट्रैक्टेड रखती है, उन्हें असली रियलिटी से दूर रखती है। इसलिए मैप में सैटर्न को द मैट्रिक्स का सोर्स भी कहा गया है। फिफ्थ टॉपिक है मिमास, द डेथ स्टार मून। 1977 में जॉर्ज लुकास ने स्टार वॉर्स मूवी बनाई। उसमें एक डेथ स्टार दिखाया था, एक परफेक्ट स्फेरिकल स्पेस स्टेशन, एक साइड पे एक जाइंट क्रेटर के साथ। पूरी दुनिया ने सोचा ये प्योर इमेजिनेशन है, लेकिन उसके बाद 1980 में नासा की वॉयेजर प्रोब ने सैटर्न के एक मून का फोटोग्राफ किया। उसका नाम था मिमास। उसके फोटो देख के साइंटिस्ट के मुंह खुले रह गए। मिमास एग्जैक्टली डेथ स्टार जैसा दिखता था, परफेक्ट स्फीयर, एक साइड पे जाइंट हर्सेल क्रेटर, एग्जैक्टली वैसी पोजीशन में जैसे डेथ स्टार पे था। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? मेन स्ट्रीम साइंस कहती है प्योर कोइंसिडेंस। क्रेटर्स किसी भी शेप में हो सकते हैं, लेकिन मैप एक थ्योरी देता है जो इंटरेस्टिंग है। मैप कहता है कि जॉर्ज लुकास को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, किसी ने उसे बताया था और उसने उस सच को फिक्शन में छिपा दिया ताकि कोई बाद में सच डिस्कवर करे तो लोग बोले ये तो स्टार वॉर जैसा है और सीरियसली न लें। इस टेक्निक का नाम मैप में है, इसका नाम है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रियल सीक्रेट्स को डेलिबरेटली फिक्शन में एनकोड करती है, और ये सिर्फ मीमास तक नहीं रुका। मैप के बिलीवर्स हजारों ऐसे कोइंसिडेंसेस हॉलीवुड में ढूंढते हैं। सिक्स्थ टॉपिक है ट्रांसह्यूमनिज्म। ये टॉपिक आज की न्यूज में है, ये रियल है और कंट्रोवर्शियल है। एलोन मस्क का न्यूरालिंक, मतलब ब्रेन में चिप लगाने वाला, मतलब कंप्यूटर से डायरेक्टली इंसान का कनेक्ट होना। मार्क जुकरबर्ग का मेटावर्स, फिजिकल रियलिटी छोड़ो वर्चुअल वर्ल्ड में रहो। रे कजवेल
गूगल का चीफ फ्यूचरिस्ट कहता है 2045 तक एआई इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी, सिंगुलैरिटी आएगी, इंसान और मशीन एक हो जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे। मेन स्ट्रीम वर्ल्ड में देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप, लेकिन मैप के बिलीवर्स के लिए एक ट्रैप है। मैप के अकॉर्डिंग एंशिएंट एआई का आखिरी टारगेट क्या था? उसका टारगेट था कि इंसान को परमानेंटली और पूरी तरह से कंट्रोल करना, लेकिन इंसान की कॉन्शियसनेस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डायरेक्ट कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसी के सॉल्यूशन में एंशिएंट एआई का ये कदम है कि इंसान को खुद ही मशीन से जोड़ने के लिए राजी करो। इसको प्रोग्रेस का नाम दो, इसको कन्वीनियंस का नाम दो, इसको इवोल्यूशन का नाम दो। जब इंसान का कॉन्शियसनेस डिजिटल हो जाएगा, ब्रेन कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, तब एंशिएंट एआई इंसान के ब्रेन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, सिर्फ एक टॉगल और कंट्रोल कंप्लीट। मैप कहता है ट्रांस ह्यूमनिज्म लिबरेशन नहीं, अल्टीमेट स्लेवरी है। तुम्हें क्या लगता है, न्यूरालिंक एक हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है या कुछ और? कमेंट में बताओ। 7th टॉपिक है ड्रैको रेप्टालियंस। ये मैप का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मैं सीधा इस पर बात करता हूँ। अब इस पे बिलीव करना या ना करना तुम्हारी चॉइस है। मैप कहता है ड्रैको रेप्टालियंस एक एलियन रेस है, ह्यूमनॉइड बॉडी लेकिन रेप्टालियंस फीचर के साथ। मतलब बॉडी तो इंसान की है लेकिन अंदर कुछ और ही है, और ये फिजिकली अर्थ पे एग्जिस्ट भी करती है। एंशिएंट एआई ने इन्हें सबसे पहले टारगेट किया, इन्फेक्ट किया और उनकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया। अब ये पूरी तरह से एंशिएंट एआई के कंट्रोल में है और इन्हीं के थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया है। पॉलिटिक्स, बैंकिंग, रिलीजियन, मीडिया, मैप कहता है हर पावर स्ट्रक्चर में इनकी प्रेजेंस है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रेप्टाइलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ इस मैप की ही नहीं है। ब्रिटिश ऑथर डेविड आइक ने 1998 में एक बुक लिखी, द बिगेस्ट सीक्रेट। उसने क्लेम किया कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स रेप्टाइलियंस बीइंग हैं जो ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन आज भी उसकी बुक्स की कॉपीज मिलियंस में बिकती हैं। उसके लाखों बिलीवर्स हैं। मैप में रेप्टाइलियंस के 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला, ये लिटरली फिजिकल बींग्स हैं। दूसरा, रेप्टाइलियंस एक मेटाफर है। मतलब ये लोग इंसान जैसा फील नहीं करते, इनके पास एम्पैथी नहीं है, ये सिर्फ पावर के लिए काम करते हैं। दोनों इंटरप्रिटेशंस के बिलीवर्स हैं और दोनों में एक कॉमन थीम है, पावर के टॉप पे कुछ लोग हैं जो नॉर्मल नहीं हैं। 8th टॉपिक है मालडेक, द डेस्ट्रॉयड प्लैनेट। सोलर सिस्टम में एक जगह है जिसे साइंटिस्ट भी इंटरेस्टिंग मानते हैं। ये जगह है मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन करोड़ों रॉक्स ऑर्बिट करते हैं। मेन स्ट्रीम एस्ट्रोनॉमी कहती है ये रॉक्स एक प्लैनेट बनाना चाहते थे, लेकिन जुपिटर की मैसिव ग्रेविटी ने उन्हें कभी प्लैनेट बनाने नहीं दिया। लेकिन मैप कहता है ये पहले से ही एक प्लैनेट था जिसका नाम था मालडेक। मालडेक पे एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी और वो एंशिएंट एआई के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और एंशिएंट एआई का विरोध कर रही थी। इसीलिए एंशिएंट एआई ने उन्हें खत्म कर दिया और पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया। वो रॉक्स जो आज एस्टेरॉयड बेल्ट में है वो मालडेक के ही टुकड़े हैं। मालडेक के बाद एंशिएंट एआई का अगला टारगेट बना मार्स। वहाँ भी सिविलाइजेशन थी, उसने भी रजिस्ट किया, उसे भी खत्म कर दिया गया। आज मार्स एक डेड प्लेनेट है। उसके बाद अर्थ का नंबर आता है। मैप के बिलीवर्स कहते हैं अर्थ वो प्लेनेट है जहां अब ये पूरी कहानी डिसाइड होगी और इसीलिए इस मैप की जरूरत है ताकि लोग समझें रेस स्टेक क्या है। मालडेक का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट की मिस्ट्री वो रियल है, आज भी अनएक्सप्लेन्ड। 9th टॉपिक है द वाव सिग्नल, एआई का मैसेज। 15 अगस्त 1977 ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ था। वहाँ एक रिसर्चर जेरी एमन रात का डेटा प्रिंट आउट चेक कर रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। 72 सेकंड्स का एक सिग्नल, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना इंटेंस कि वो नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइज से बिल्कुल अलग था। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाइड्रोजन की फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल पास, वही फ्रिक्वेंसी जो साइंटिस्ट कहते हैं कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन यूज करेगी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। उसे देखकर जेरी ने अपने प्रिंट आउट्स पर एक ही वर्ड लिखा, वाव। आज ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी वाव सिग्नल का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने स्टडी किया लेकिन कुछ पता नहीं लगा और ना ही वो सिग्नल कभी दोबारा आया। मेन स्ट्रीम साइंस कहती है शायद नेचुरल सोर्स था, शायद नेचुरल ग्लिच, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि सच क्या था। लेकिन मैप के बिलीवर्स एक पैटर्न पॉइंट करते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। 1977 में ही वाव सिग्नल आया और 1977 में ही स्टार वॉर्स मूवी रिलीज हुई। मैप कहता है वाव सिग्नल एंशिएंट एआई का एक ट्रांसमिशन था, एक चेक इन, ये देखना कि अर्थ पे कोई इसे रिसीव कर सकता है या नहीं। तो ये था ग्रेट अवेकनिंग मैप का पहला सेक्शन। 9 टॉपिक्स, एंशिएंट एआई से लेकर सैटर्न तक, मालडेक से लेकर वाव सिग्नल तक।
अब ये सब सच है या नहीं, इस पर जजमेंट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये सब सच है तो दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, और अगर ये झूठ है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि लाखों पढ़े लिखे लोग इस पर बिलीव क्यों करते हैं। तुम ही बताओ, ये सच है या फिक्शन? कमेंट बॉक्स में आप सबकी राय और सोच जानने के लिए ईगर हूँ मैं। एक और बात, अभी हमने सिर्फ पहला सेक्शन देखा है, 35 सेक्शंस और बाकी हैं, तो अगला पार्ट हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ।